कहा जाता है कि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन सच्चाई यही है कि अक्सर दर्पण झूठ ही बोलता है। नमस्कार, मैं हूं यू प्रकाश और हम सब जुड़ चुके हैं गाइडलाइन कोचिंग के यूट्यूब चैनल से। आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल और रे ऑप्टिक्स के रिफ्लेक्शन ऑन अ प्लेन मिरर, अर्थात प्लेन मिरर पर रिफ्लेक्शन। हम लोग यहाँ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, बाउंसिंग बैक ऑफ बीम, जो कि पिछली क्लास में चर्चा किया जा चुका है, वो प्लेन मिरर पर कैसे रिफ्लेक्शन होता है, क्या इसके इमेजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इसके कौन कौन से यानी किस हिस्से से कैसे न्यूमेरिकल जुड़ा हुआ रहता है, इसकी चर्चा करेंगे। बेशक ये बढ़िया एक टॉपिक है, हर एग्जाम में लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं, कंपैरेटिव एग्जाम में भी इसे प्रश्न पूछे गए हैं और लगातार पूछे जा रहे हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं सीधा प्लेन मिरर। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं, प्लेन मिरर को लुकिंग मिरर के नाम से भी जाना जाता है। ये इसको लॉयड मिरर के नाम से भी जानते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य था कि वेव नेचर को प्रमाणित करने में इसकी अच्छी भूमिका रही है। हम लोग वेव थ्योरी ऑफ लाइट में जाएंगे तो वहां पढ़ेंगे। साथ में ये भी एक ऐसा मिरर रहा है जिसको सर आइजैक न्यूटन ने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के निर्माण में उपयोग किया था। तो फिलहाल अभी तो हम लोग इतना ही जान रहे हैं भाई कि इसको लुकिंग मिरर कहते हैं और सुबह शाम घर से निकलने के पहले अपनी आंखों से अपने चेहरे को निहारते हैं। तो फिलहाल इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं, समय गंवाए बगैर सीधा इसके मटेरियल पर चलते हैं। ये रहा प्लेन मिरर जो आपके दीवार पर लगा हुआ होगा, घर के दीवार पर। तो ये रहा, देखिए ये दीवार पर फिक्स है। दरअसल ये होता क्या है, अ प्लेन मिरर इज मेड बाय सिल्वरिंग ऑन वन प्लेन सरफेस ऑफ ग्लास पेन। फलक होता है पेन का, थोड़ा सा हिंदी टाइट है, सीधा समझिए। ग्लास का जो स्लैब होता है उसके दो सतहों में से एक सतह को क्या करना है, सिल्वर्ड कर देना है। सिल्वरिंग के बारे में बताया गया है विस्तृत रूप से। सिल्वरिंग का मतलब हुआ यू हैव टू प्रोवाइड अ कोटिंग ऑफ सिल्वर ऑन द वन फेस ऑफ द प्लेन सरफेस, जो कि आपका ग्लास का सरफेस है, जो ग्लास पेन है उसके एक सतह पर क्या किया जाता है, सिल्वर्ड किया जाता है, ताकि वो कंप्लीट ऑप्टिक मटेरियल बनाया जा सके और जो बीम उस पर पड़े वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए और आपका इमेज जो है वो शार्प दिखाई पड़े। तो आते हैं, ग्लास ये सिंपल है, घर घर की कहानी है, कहीं भी बेचारा ये मिल जाएगा, लेकिन इसके कुछ जो इससे इमेज क्रिएटेड होते हैं उस इमेज के बारे में हम लोग को जानना है। कैसा इमेज होता है, कैसा नेचर होता है, इसे किस तरह से न्यूमेरिकल जुड़े हुए हैं, वो तमाम बातों की चर्चा इस टॉपिक में किया जाएगा। केवल मल्टीपल रिफ्लेक्शन या कंपाउंड रिफ्लेक्शन के लिए एक दूसरा हिस्सा वीडियो का होगा जिसमें सारे कंपैरेटिव एग्जाम के प्रश्न शामिल किए जा रहे हैं। तो यहाँ फिलहाल इसके नेचर के बारे में चलते हैं और किसके नेचर के बारे में, प्लेन मिरर के इमेजेस जो बनेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए सीधा चलते हैं। सबसे पहले इसके नेचर को समझने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना पड़ेगा। अब ये पावर क्या मतलब हुआ, क्षमता। यस, जितने भी रिफ्लेक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग डिवाइसेस होते हैं उसकी एक एबिलिटी होती है। और ये एबिलिटी कैसे हम लोग मेजर करते हैं, तो जो बीम पड़ेगा, प्रकाश पुंज पड़ेगा, उसको फैलाने का यानी डाइवर्ज करने का या कन्वर्ज करने की जो एबिलिटी होती है, दक्षता होती है, उसी को कहा जाता है पावर। कंसेप्चुअली अगर कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं कर पाता है तो हम लोग सीधा बोलेंगे कि इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का पावर इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ सीधा जो है यही बात की चर्चा की गई है कि पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, द एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग द रेज आइदर रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग द लाइट रेज इज नोन एज पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। भाई साहब, ये जो रेज पढ़ते हैं, अगर किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ऐसी एबिलिटी है, ऐसा गुण है कि वो रेज को समेट सकता है या रेज को छितरा सकता है, डाइवर्ज कर सकता है या कन्वर्ज कर सकता है, तो इसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के इसी गुण को कहा जाता है इसका पावर। थोड़ा सा मैट्रिकुलेशन का इसमें से सहयोग लिया जाएगा। अ प्लेन मिरर हैज
not the ability of converging or diverging the light rays during reflection. Yes, प्लेन मिरर एक रिफ्लेक्टिंग डिवाइस है और इसमें से क्या होता है कि जब लाइट का बीम पड़ता है तो जैसा पड़ेगा वैसा लौटा देगा। मतलब इफ देयर आर द पैरेलल बीम, अगर पैरेलल बीम है रिफ्लेक्शन के बाद वैसे ही निकलेगा, कन्वर्जिंग है तो वैसे ही करेगा, डाइवर्जिंग है पहले से, तो क्या करता है कि इसमें से अपने आप रेज को समेटने और डाइवर्ज करने की, यानी कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती है। इसलिए जब हम लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं तो अपने जैसा एक और आदमी उधर पीछे मिरर के पीछे दिखाई पड़ता है। जाहिर सी बात है, कोई भी अब खड़ा रहेगा तो उसको बाबू भैया तो दिखाई पड़ेगा नहीं, उसको तो बेचारा अपने जो है गड़बड़ हो रहा था उसके साथ। तो फिर प्लेन मिरर हैज नॉट द एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग द लाइट रेज ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन। दिस इज द रीजन ड्यू टू विच पावर ऑफ अ प्लेन मिरर इज इक्वल टू 0। यस, चूंकि इसके पास एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बिल्कुल नहीं होता है तो सीधा हम लोग बोलेंगे, अभी बात हुई है कि इसका पावर का मान 0 होता है। अब 10वीं क्लास का एक सूत्र मैथमेटिकली किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो पावर एक्सप्रेस किया जाता है वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, अर्थात मैथमेटिकली पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जहां भी हम पढ़ेंगे, लेंस पढ़े, मिरर पढ़े, हर जगह यही बात कहा जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, अर्थात जो व्युत्त क्रम होता है कि इसका फोकल लेंथ का 1/f को ही पावर कहते हैं। अब जिसके पास एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नहीं है, इसका मतलब 0, पावर का मान 0 हो जाएगा। तो यहां हम लोग यहां देखते हैं कि फॉर अ प्लेन मिरर क्या हो रहा है, P बराबर 1/f, तो F बराबर 1/P लिख सकते हैं। अब यहां पावर का मान कितना हो गया जी, 0, तो F इज इक्वल टू 1/0 समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अर्थात ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है, तो ध्यान रखना है। और जब आप इन्फिनिटी यहां बैठाएंगे तो पावर बराबर क्या हो जाएगा जी, 1/f, 1/infinity, ये हो गया 0, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि एक प्लेन मिरर के पास एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बिल्कुल नहीं होता है। दैट्स व्हाई हम लोग जितने बड़े मिरर के सामने खड़े होते हैं उतना ही बड़ा दिखाई पड़ता है। कसम से अगर कोई बड़ा आदमी हो, लंबा चौड़ा, और अगर मिरर अचानक हड़ताल कर देना प्लेन मिरर और वो कन्वर्ज और डाइवर्ज करने लगेगा, कोई भी अपने घर में मिरर नहीं देखेगा, यानी रखेगा ही नहीं। मान लिया जाए बड़ा आदमी है और अचानक उसको गुस्सा आ गया प्लेन मिरर को और वो कन्वर्ज या डाइवर्ज करना शुरू कर दिया, और या तो बड़ा दिखा देगा नहीं तो छोटा दिखा देगा। अब कोई आदमी लंबा चौड़ा है और उसको अगर एक बटन साइज का दिखा दे, जाहिर सी बात है ना, को पटक के फोड़ने वाला है वो। तो इसीलिए सीधा बात रखना है ध्यान में कि इसका पावर का मान 0 होता है। दैट्स व्हाई इट हैज फोकल लेंथ जस्ट इक्वल टू, यानी इसको हम लोग इंफिनिटी पावर को दर्शाते हैं, यानी प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इंफिनिटी होता है। अब आते हैं इसके अगले चरण में। आइए यहां देखिए, है ना, ये रहा, हैज फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इक्वल टू इंफिनिटी, इंफिनिटी होगा इसका फोकल लेंथ। अब प्लेन मिरर नाइदर कन्वर्जेज नॉर डाइवर्जेज द रेज। एक प्लेन मिरर ना तो ये बात हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, ना तो ये कन्वर्ज कर सकता है और ना ही डाइवर्ज कर सकता है। यही वजह है कि जितना साइज ऑब्जेक्ट का होता है वही साइज उसका प्रतिबिंब का होता है। मीन्स जितने हाइट का, जितना साइज कहने का मतलब सब हुआ लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्योंकि ये मैग्निफिकेशन वर्ड आएगा और वो मैग्निफिकेशन जो है इसी को पॉइंट आउट करता है, जिसके रिफ्लेक्शन में 3 पैटर्न्स आएंगे, लीनियर और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूड और लेंथ वाइज मैग्निफिकेशन एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन। लेकिन जब रिफ्रैक्शन जाएंगे तो वहां एक टाइप का और भी मैग्निफिकेशन जुड़ेगा जिसको लैटरल मैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। आवर्धन इन हिंदी, आवर्धन बढ़ा चढ़ा करके बोलना है ना, तो ये बढ़ा चढ़ा करके नहीं दिखाएगा। जितने बड़ा आप हैं या जितना बड़ा कोई वस्तु इसके सामने में रखा जाएगा बस उतना ही बड़ा इमेज को ये दर्शाता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का जो है वो मान होता है -v/u। अब ये v होता है, सभी को पता है कि ये देखिए प्लेन मिरर है ना, एक जो है छोटा सा आदमी यहाँ बच्चा खड़ा है और ये देखिए इसका इमेज इसी जगह पर स्थित होता है। केवल क्या है कि इसको अगर आप रेफरेंस साइन कन्वेंशन में हम लोग देखेंगे
साइन कन्वेंशन जो कि मॉडर्न कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें से दो कन्वेंशन जो पिछले कन्वेंशंस बने हुए थे उसको मिला करके एक नया न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के नाम से जानेंगे। इतना तो सबको पता होगा कि अगर ये सेंटर है तो इसके आने यहाँ जो है आपको बताया जाएगा कि इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में माइनस लिया जाता है, इंसिडेंट रे के अलोंग जो है पॉजिटिव लिया जाता है। इसके बाद वाई वाई एक्सिस जो है वहां कार्टेशियन वाई वाई डैश का इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल आपको यहाँ कोई कुछ झेलने की जरूरत नहीं है, सिंपल ढंग से समझिए कि भाई इसमें से जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, जैसे u बराबर x है तो v बराबर भी x है, क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्व करने का जड़ यही है, जितना जगह जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट खड़ी होगी, जितना बड़ा जो साइज होगा ऑब्जेक्ट का, उतना ही साइज का ये इमेज कास्ट करता है। वजह क्या है? क्योंकि इसका पावर का मान 0 होता है, इसके पास एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ फिलहाल आप ध्यान रखेंगे, इसका भी डिस्कशन किया जाएगा, है ना, कि लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड और m बराबर v/u, ये भी बात बताया जाएगा कि इसमें साइन कन्वेंशन का जो साइन दिया जाता है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। फिलहाल आप इतना जानिए कि बहुत आवश्यक है विद रिस्पेक्ट टू द मिरर कि इमेज का पोजीशन किधर है, कहाँ हम लोग को उसको सर्च करना होगा। तो ये इसमें से इंडिकेट करता है ऑब्जेक्ट और इमेज के रिस्पेक्टिव पोजीशन को। सो साइन कन्वेंशन इज एसेंशियल फॉर अस। एक बात और, जब हम लोग साइन कन्वेंशन की बात करेंगे चिन्ह परिपाटी की, तो वो जब मन बुझाया तब आप नहीं लगा सकते हैं। एक वन लाइफ लाइन होता है, यहाँ कौन बढ़ेगा, करोड़पति नहीं खेलना है, 3-4 ठो लाइफ लाइन नहीं है, वन टाइम एक प्रॉब्लम है, हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, नया चीज नहीं है। मैट्रिकुलेशन में भी बहुत आसान है, जब आप इसको तीनों मिरर को सामने में रख के जब कन्वेंशन बताया जाएगा तो आप सीधा समझ जाएंगे कि इसमें हो क्या रहा है। लेकिन यहाँ बीच बीच में हमको बताते रहना पड़ेगा कि ये है दरअसल क्या। तो यहाँ हो गया कि प्लेन मिरर न तो कन्वर्ज करता है न डाइवर्ज करता है, और इसीलिए निम्नलिखित घटनाएं घट सकती हैं। और घटना नंबर 1 ये हो गया साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज यूनिटी। लेकिन यहाँ हम लोग इसको माइनस साइन से दर्शाते हैं। एक बात और, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर, दैट इज लीनियर। और ये देखिए यही बात हम कर रहे थे, लीनियर और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मान क्या हो जाएगा, -v/u। अब यहाँ देखिए जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट यहाँ ये खड़ा है आदमी, उतना ही पीछे इसका आदमी बोलिए बच्चा बोलिए, फिलहाल तो अभी ये दोनों एक ही जैसा दिख रहा है, यहाँ डायग्राम है। तो जितनी दूरी पर ये रहेगा, जैसे u बराबर x अगर है तो इमेज भी उतना ही दूरी पर बनेगा, और ये बात प्रॉब्लम में हम लोग को काफी हद तक हेल्प करेगा। अर्थात मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस ऑन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये दोनों साइज बराबर होगा तो कट के आपको हमेशा 1 मिलने वाला है। माइनस साइन लगाना के जरिए इसकी भी चर्चा की जाएगी। फिलहाल आप इतना जानिए कि ये साइन कन्वेंशन से आए हुए है ना, क्योंकि अगर इंसिडेंट रे इधर जा रहा है और यहाँ से हम लोग दूरी मापेंगे तो इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में दूरियां नेगेटिव होती हैं, और उसी की दिशा में अगर हम लोग इंसिडेंट रे अर्थात आकर पड़ने वाली किरण जो है आपतित किरणें निकल दे तो उसकी दिशा में अगर दूरी को मापते हैं तो वो पॉजिटिव लिया जाता है। इसका बेचारे का हाइट h है तो यहाँ भी h है ना, ऐसा थोड़ी होगा कि बौना दिखाई पड़ेगा। अब आता है आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज पर पहुंच गए। 1-2 बात यहाँ ध्यान रखना है, ये बहुत पुराना आपको ये डायग्राम जो है वो मिल रहा होगा। ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। पिछली क्लास में बताया गया कि I और R ये बराबर होता है, और इसको एक दूसरे को इक्वल करने में सबसे बड़ा शकुनी है ग्लेंसिंग एंगल। हाँ, ये मेंटेन करेगा जितना एंगल पर इंसिडेंट रे प्लेन मिरर पर पड़ता है उतना ही एंगल को मेंटेन करते हुए ये बाहर निकलेगा। ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब आएगा रोटेशन ऑफ द मिरर तो ये फैक्टर हम लोगों को, ये जो प्रॉपर्टी है इसका एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वाले में से जो 0 है, अरे ग्लेंसिंग एंगल हम लोग को बताएगा कि क्या होने वाला है इफ यू आर गोइंग टू रोटेट द प्लेन मिरर थ्रू एन एंगल अल्फा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए सीधा आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और जिसको कि हम लोग गुण कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर।
कुछ दुविधाएं हैं यानी कंफ्यूजन, तो उसको आप एकदम क्लीन करते चले जाइए और किसी भी तरह का भ्रम नहीं पालना है ना। चलिए, सबसे पहला बात कि इसमें क्या होगा, द इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑफ सेम साइज एट द ऑब्जेक्ट। अभी तुरंत हम लोग देखें, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा इमेज, जितना बड़ा इमेज उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट, एकदम क्लियर है। जितनी दूरी पर रहेगा प्लेन मिरर से उतना ही दूरी पर इसका इमेज भी फॉर्म होता है। दूसरे नंबर में द इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, अर्थात जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाएगी उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब जो है यानी इमेज इसका बनेगा। अभी तो तुरंत देखिए हम लोग क्या है, देखिए ये देखिए है ना, ये वाला देखिए ux vx, ठीक, ये वाला देखिए हाइट, ये वाला हाइट, ये दोनों बराबर है। अब आता है अगले बारी यानी अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं यानी यहां देखिए क्या है, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस यानी v बराबर u होगा x x, दोनों अभी दिखाया हुआ था। अब आता है तीसरा और सबसे अहम भाग, जरा सा इस पर ध्यान देंगे तो बेहतर होगा। इमेज इज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर मे बी वर्चुअल और रियल भी हो सकता है। हालांकि रियल इमेजेस की संख्या ये भी बहुत कम देता है, ज्यादातर ये अक्सर जो है वर्चुअल इमेजेस देता है। वर्चुअल इमेज का मतलब हुआ कि अगर ऐसा लगे कि वहां रेज जो है रिफ्लेक्टेड रेज मिल रहे हो, है ना, तो वो पॉइंट को बताया हुआ है पिछले क्लासेस में कि किसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। बस लगे आपको धोखा हो कि वहां से और रेज जो है आ रहे हैं, तो दैट पॉइंट जब रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा प्रतीत हो, जब हम लोग रिफ्लेक्टेड रेज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो दैट पॉइंट विल बी सर्टेनली द वर्चुअल इमेज। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ये रियल भी देता है, हालांकि इसकी संख्याएं कम है। ज्यादातर जो हम लोग जीवन में इस्तेमाल करते हैं लुकिंग मिरर में, तो अक्सर ये हम लोगों को धोखा ही देता है, अर्थात वर्चुअल इमेज बनता है। यहां आपके सामने दोनों सिचुएशंस को रखा गया है। यहां देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, अब जरा सा ग्लैंसिंग एंगल मेंटेन करेगा, एक बहुत जरूरी बात। चाहे कोई भी मिरर हो, ये एक निश्चित रूप से ये घटना घटती है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो होगा ही ना हर जगह। चाहे मान लिया जाए कि आप बीम में कर रहे हैं तो वहां गड़बड़ हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर लाइट रे में चाहे रफ सरफेस हो या स्मूथ सरफेस हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड करेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, तो यहां देखिए जितना एंगल पर गया, तो यहां देखिए कितना, एक ऑब्जेक्ट है BA, है ना। अब यहां से क्या होगा, रे एक 90 डिग्री पर पड़ा, इसी दिशा में लौटेगा, एंगल नहीं चेंज करेगा। वैसे भी इसके पास एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नहीं है। इसके बाद एक रे सीधा इसको लौटाएंगे, एक रे ऐसे जा रहा है, ये एंगल थीटा अगर है, मान लिया जाए ये 60 डिग्री है, तो वो लीव करेगा ये 60 डिग्री पर। अब यहां से अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, क्या है, देखिए रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे को जब हम लोग देखेंगे तो ये पता चलेगा कि ए डैश और बी डैश से ये ऑब्जेक्ट आने रेज आ रहे हैं। मतलब आप जब अपने आप को देखते हैं तो खुद को दर्पण के पीछे नजर आते हैं आप, यानी आप वहां चले गए और वहां चले गए, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेज है यहां से आता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन यहां से आपसे होकर के जा रहा है, रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। सो दिस इज द वर्चुअल इमेज, यस। अब दूसरा जो पड़ाव है, इसमें से देखिए रेज ऐसे आ रहा है, रेज ऐसे आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर के यहां वास्तव में मिल रहा है, ये रियल इमेज है। लेकिन जब इसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे ना, तो ये वाला देखो यहाँ मीट कहा हुआ था, पिछले क्लास में बताया हुआ था कि जब ऐसा लगे कि जो रेज हैं, इंसिडेंट रेज, वो एक बिंदु पर मिलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे यहाँ हो गया, इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। लेकिन वास्तव में यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद रे मीट करता है, तो ये रियल इमेज होगा। इसका ऑब्जेक्ट पीछे बहुत दूर कहीं है ना, लेकिन यहां जो है वास्तव में ये रिफ्लेक्शन के बाद मीट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट्स अ रियल इमेज। तो ये कभी नहीं मानना है कि प्लेन मिरर जो है वो हमेशा के लिए वर्चुअल इमेजेस क्रिएट करता है। तो यहां देखने को मिल रहा है कि ये वर्चुअल इमेज
रियल इमेज भी बना रहा है, जिसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ है, दिखाई पड़ता होगा नहीं भाई साहब। इधर ऑब्जेक्ट रखोगे तो रे आएगा ही नहीं, उधर अपना लौट करके घूमने के लिए चाय पानी पीने के लिए चला जाएगा, है ना। ऐसा प्रतीत होता है, होता नहीं है। तो ये रहा इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट। पहले क्लास में भी इसके बारे में चर्चा की गई थी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट है द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर मे बी इन्वर्टेड इफ ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड अपराइट ऑन अ प्लेन मिरर। ये देखिए, ये थोड़ा सा है कि प्लेन मिरर में जैसे हम लोग ऐसे खड़े होते हैं ना, तो सामने में जो मिरर देता है वो सामने में एकदम सीधा इस तरह से आमने सामने में, जैसा जहां है मुंडी ऊपर है ना, बॉडी का पोर्शन जो है जहां रहता है जैसे वैसे दिखाई पड़ता है। लेकिन एक विशेष परिस्थिति ऐसा होता है कि अगर जैसे बहुत सारा है, हम लोग चूंकि जहां आप पानी का स्रोत देखें बगल में पेड़ तो मिलेगा ही, और पानी का स्रोत जो होता है ना, जैसे तालाब हो गया या डैम हो गया, तो उसके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज आप देखेंगे कभी गौर करके, तो इमेज जो है उल्टा बनता है, जबकि वर्चुअल इमेज जो है वो हमेशा इरेक्ट बनता है। हम लोग जैसे खड़े रहते हैं तो जैसे रहते हैं वैसे ही दर्पण के पीछे दिखाई पड़ते हैं। यूजुअली इट इज इरेक्ट, नो डाउट। लेकिन जब ऑब्जेक्ट अपराइट हो, जैसे ये देखिए कहां आपको देखने को मिलेगा, व्हेन वी लुक एट द रिफ्लेक्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वाटर सरफेस, जहां क्या होता है, दिस इज यूजुअली द केस व्हेन वी लुक एट द रिफ्लेक्टेड इमेज, है ना। तो ये अपराइट होता है। देखिए अपराइट मतलब हुआ कि पानी नीचे ऐसे है और ये रहा ऑब्जेक्ट। अब जब आप कभी गौर करेंगे अगल बगल में तो आपको मिलेगा कि ये उल्टा जो है इमेज, जबकि ये वर्चुअल इमेज है। वी नो इट इज वर्चुअल इमेज, लेकिन यहाँ क्या है, ये उल्टा दिखाई पड़ता है। कहीं भी पानी का स्रोत अगल बगल में हो और उसके बगल में पेड़ हो, या खुद ही खड़ा हो जाइए आपको पता चल जाएगा, है ना। नजदीक, किनारे के नजदीक जरा बच करके, है ना, क्योंकि किसी तालाब के किनारे अगर जाएंगे तो वहां कीचड़ भी होता है और चांसेस होता है बिना इस ठंडे में बड़ा गड़बड़ हो सकता है। आप बाकी समझ गए होंगे। अब आता है द इमेज इज सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट शोइंग नियरर फेस नियरर। जैसे यहाँ देखिए ये प्लेन मिरर है, यहाँ लिखा हुआ है रेड, है ना, RED। तो सबसे पहले आपको D दिखाई पड़ेगा, फिर E दिखाई पड़ेगा और फिर R दिखाई पड़ेगा। यानी ये D वाला पहले दिखाई पड़ेगा, फिर E दिखाई पड़ेगा और फिर R दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। इस पर थोड़ा सा एक्सेप्शनल बात यहां भरा हुआ है तो इस पर ध्यान देंगे। अब आता है, ये हम लोग को कंपाउंड रिफ्लेक्शन में बहुत हेल्प करने वाला है। यस, ये लॉट ऑफ हेल्प करने वाला है। तो इसको जरा सा हम लोग समझ लेते हैं। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर, इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा या कैपिटल D से। The angle between the reflected ray and the ray extended in the direction of incident ray is produced by a plane mirror. इसी को कहा जाता है the angle between reflected ray, the ray extended in the direction of incident ray is produced by a plane mirror. इसी को कहते हैं is known as deviation. इसी को हम लोग कहेंगे deviation, है ना। जैसे देखिए ये है आपका प्लेन मिरर, इधर से रे पड़ रहा है। अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता, काश ये नहीं होता तो स्ट्रक्चर ओई यानी इधर रे चला जाता, लेकिन यहां बाउंस किया और ये देखिए ऐसे जा रहा है। यानी इंसिडेंट रे की दिशा से एक कोण से ये मुड़ चुका है, यही कहलाता है डेल्टा, या इसी को कहते हैं डी, ये कैपिटल D। तो द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, ये देखिए रिफ्लेक्टेड रे हो गया, है ना, रिफ्लेक्टेड रे, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये रहा इंसिडेंट रे। अब ये नहीं रहता तो बोले ना कि सीधा OE बन के निकल जाता, लेकिन यहाँ एक एंगल से मुड़ना पड़ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे डेविएशन। अर्थात ये डेविएशन का हिंदी होता है कोणीय विपथन, एंगुलर डायवर्शन, है ना। ऐसे भी बोला जा सकता है एंगुलर डायवर्शन इनटू द इंसिडेंट रे फ्रॉम इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर इज नोन एज डेविएशन, विचलन। अर्थात ये विचलन हुआ और अपने रास्ते से ये भटक गया।
अब इसको निकालने की बात है, बड़ा आसान रहता है, ये 10वीं क्लास का सूत्र है ना। पीओई टोटल एंगल जो है यहाँ वाला वो 180 डिग्री है। कितना है? 180 डिग्री। यानी जो बात किया जा रहा है ये है 180 डिग्री टोटल एंगल, यहां से यहां तक ये वाला है ना पीओई। अब पीओई बराबर जो है, जरा सा देखते हैं, पीओई 180 डिग्री, तो इसको तोड़ सकते हैं, पीओएन प्लस एनओक्यू प्लस क्यूओई तोड़ दिए बराबर 180 डिग्री। पीओएन एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, बताया जा चुका है, एनओक्यू आर होता है, और ये वाला एंगल डेल्टा हो गया। टोटल का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। फिर देख लेते हैं एक बार, ये वाला एंगल जो है इधर से आई हो गया, ये आई, ये आर, ये डेल्टा, पीओई यहां तोड़ा गया, पीओई 180 डिग्री, और पीओएन प्लस एनओक्यू प्लस क्यूओई बराबर 180 डिग्री, आई प्लस आर प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या होता है, फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई इज इक्वल टू आर, तो आई इज इक्वल टू आर, मतलब यहां भी आई लिख सकते हैं, 2i प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि डेल्टा का मान हो जाएगा 180 डिग्री और -2i। अब चूंकि i बराबर r होता है, इसीलिए डेल्टा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री -2r भी लिखा जा सकता है। दिस इज द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर। अब आता है कि इसका दूसरा भी विधि है। यस, इतना लंबा नहीं जाकर के शॉर्टकट भी भाग सकते हैं। कैसे खोजते हैं? ये देखिए, एंगल ऑफ ग्लेंस है, ग्लेंसिंग एंगल, ये वैसे भी काम का चीज है, इसके बिना आप रे डायग्राम नहीं खींच सकते हैं, फालतू बात। ग्लेंसिंग एंगल है ना, ये हो गया सम्मुख कोण, अपोजिट एंगल, तो ये भी हो जाएगा थीटा। और एक बात याद रखिएगा, कई बार बोल चुके कि जितना एंगल पर ये पड़ेगा रिफ्लेक्शन के दौरान, उतना ही एंगल ये छोड़ करके निकलेगा। अब अगर यहां देखें तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा जी? डेल्टा बराबर थीटा प्लस थीटा, इधर वो डेल्टा इज इक्वल टू 2 इंटू ग्लेंसिंग एंगल। तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, जल्दी में है तो यहां देख लीजिए 90 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 90 में से 30 चला गया 60, तो डेल्टा बराबर 60 प्लस 60 120 डिग्री। तुरंत बाहर से निकाल सकते हैं, टाइम वेस्ट किया हुआ कोई जरूरत नहीं है ये सब जाने का, ये आउटडेटेड फॉर्मूला हो गया है ना। यहां से भी आप निकाल सकते हैं। आगे के तरफ चलते हैं। इफ द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर इन द इंसिडेंट रे light ray is 120 डिग्री, then find the value of I and R। डेविएशन जो प्रोड्यूस हुआ है वो दिया हुआ है गिवन। एक मिनट, जरा सा हम इंक बदल लेते हैं, कुछ ये ज्यादा ही रंगीन दिखाई पड़ रहा है। डेल्टा दिया हुआ है गिवन, तो डेल्टा का मान है कितना? 120 डिग्री। तो आई और आर हम लोग जानते हैं, रिफ्लेक्शन में आई बराबर आर होता है। नाउ डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 180 डिग्री और -2IR कीजिए, ठीक। यहां हो गया 120 डिग्री, इट्स 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री -2i हो गया। अब यहां से क्या हो जाएगा? इसको 2i इधर ले आते हैं, 2i इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, मतलब कितना आया जी? देखिए 60 डिग्री, और i बराबर 60 डिग्री बाई 2 बराबर 30 डिग्री। अब i बराबर क्या होता है? चूंकि i इज इक्वल टू r, सेकेंड लॉ से, तो जितना i का मान होगा उतना ही r का मान होगा, एंड इट इज इक्वल टू 30 डिग्री। आ गया आंसर, इजी है ना। क्या है, क्या बोल रहा था? इफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इन द इंसिडेंट रे, कितना डेल्टा में डेविएशन दे रहा था? 120 डिग्री। डेल्टा का सीधा फॉर्मूला लिखे, 180 डिग्री माइनस 2i, 120 डिग्री। यहां से फिर हम लोग का 2i सीधा 180 माइनस 120, 60 डिग्री, i इज इक्वल टू 60 बाई 2, 30 डिग्री आंसर है ना। अब i फॉर फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, i इज इक्वल टू r, इट इज इक्वल टू 30 डिग्री। वाह, आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये
लेते हैं। अच्छा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A point object O is at an angle 30 डिग्री फ्रॉम द प्लेन मिरर M। M एक प्लेन मिरर है और यहां से shown in फिगर O डैश जो है वो 2 मीटर दिया हुआ है। तो फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज, अर्थात इमेज का लोकेशन बताना है। अरे भाई ये तो वैसे है, प्लेन मिरर हो गया। अब ऐसा कीजिए, यहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये रहा, देखिए ऐसे रे आएगा ऐसे, ठीक, रे बैक करेगा और ये इतना ही दूरी पर यहां इमेज क्रिएट होगा। ये वाला देखिए, यहां इमेज क्रिएट यही होगा, क्योंकि जितना दूरी यहां रहेगा उतना ही दूरी नीचे इसको आना पड़ेगा, ठीक। तो जितना ऊपर की तरफ डिस्टेंस होगा उतना ही नीचे की तरफ आने, दर्पण के पीछे इसका इमेज बनने वाला है। तो चलिए इसमें से देखते हैं, कुछ नहीं करना है, वो डैश दिया हुआ है यहां सी कर देते हैं और ये वाला निकालना है। तो एक काम करते हैं ना, साइन थीटा का इक्वेशन बैठाई, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो पी बाय यानी ये वाला जो है इमेज, इसको एक्स मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा पी बाय एच, पी बाय 2 मीटर हो गया। और साइन 30 डिग्री दिया हुआ भाई साहब, तो हो जाएगा x बाई 2 मीटर और ये रहा 1/2, तो x बाई 2 मीटर कट गया। x इज इक्वल टू कितना आया, 1 मीटर। अब ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्यों x हो जाएगा, फॉर अ प्लेन मिरर, फॉर अ प्लेन मिरर क्या होता है, v बराबर u, सो ये आ गया कितना, 1 मीटर। इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है, कुछ नहीं किया गया है ना। ये ऐसे वाला डिस्टेंस दिया था, तो हम लोग जान रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जहां रहेगा उतना ही दूरी दर्पण के पीछे आने, प्लेन मिरर के पीछे इसका इमेज क्रिएट होगा, एंड वी हैव डन इट ऑलरेडी। यहाँ वो था, यहाँ आई हो जाएगा। इसका आप ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल से इसका जो है परपेंडिकुलर का मान निकाल लीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए, वही x यहाँ भी हो जाएगा। ये है u, तो ये होगा भी, और ये कट करके आया कितना, कुछ नहीं करना है, साइन थीटा बराबर x बाई 2 पी बाय एच, सीधा आते गए 1 मीटर बचेगा, इधर जाकर के गुना हो जाएगा, खत्म हो गई बात। सो राइट आंसर विल बी 1 मीटर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अब यहाँ क्या है, ये बड़ा प्रचलित जो है वो प्रॉब्लम रहा है। चलिए इसको हम लोग लाते हैं, देखते हैं। यानी यहां से वापस ये रहा प्रॉब्लम। चलिए, रिलेटिव मोशन ऑफ इमेजेस विद रिस्पेक्ट टू, relative motion of images with respect to plane mirror and with respect to object formed by a plane mirror। इसका गूढ़ रहस्य, मिरर गवाह रहेगा, क्योंकि मिरर ही इमेज को प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कुछ नहीं ध्यान देना है, केवल शब्द भेद रहता है इसमें, वो राज उसी में छुपा हुआ है। रिलेटिव मोशन, आपेक्षिक गति किसका, इमेजेस का, विद रिस्पेक्ट टू प्लेन मिरर एंड विद रिस्पेक्ट टू इमेज ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अब पहला क्या कहता है, देखिए, एवन ऑब्जेक्ट इज, एक काम करते हैं हम लोग, पहले एक प्लेन मिरर को खींच लेते हैं। चलिए एक प्लेन मिरर खींच दिए, हो गया, प्लेन मिरर इज रेडी नाउ। अब इसमें से करना क्या है कि कह रहा है कि इवन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेड बाय डिस्टेंस x either towards or away from the plane mirror, then image will be also displaced by the same distance either towards or away from the mirror। मिरर से, है ना, ये रहा मिरर। अब मान लिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट यहां जो है x दूरी पर है, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे यहां इमेज जो बनेगा वो जो है वो भी x दूरी पर आएगा, है ना। अब यहां हम लोग ऐसे करते हैं कि
अगर इसको या ऐसे मान लेते हैं इसको x डैश, तो इसको x डैश हो जाएगा, क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा उतना इमेज। अब अगर आप ऑब्जेक्ट को इधर लाते हैं या मिरर से परे ले जाते हैं x दूरी से, है ना, तो ये भी, चूंकि जितना आप यहाँ क्या बचा है, x डैश माइनस x बचा, सिंपल सा बात है, तो ये भी क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा इधर, और ये भी हो जाएगा x डैश माइनस x। सिंपल रहता है। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान देना है कि गवाह दे कौन रहा है, यानी किसको हम लोग फ्रेम बना रहे हैं, इसको फ्रेम बना रहे हैं। यदि उल्टा पुल्टा कर देंगे ना, कि अगर ऐसे ही बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है मिरर की तरफ या मिरर से परे x डिस्टेंस जा रहा है, तो इमेज ऑब्जेक्ट की तरफ क्या है, कितना डिस्टेंस से जाएगा, तो ये क्योंकि यहाँ एक लाइन पर कर रहे हैं भाई साहब, और काइनेमेटिक्स में एक लाइन पर अगर आप काम करेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस हो जाता है। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब यहाँ हुआ, देखिए ऑनलाइन में सीधा एक लाइन पर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, सिंपल ये रखना है। तो डिस्टेंस बोलिए या डिस्प्लेसमेंट बोलिए, वही बात हम यहाँ बोला जा रहा है आपको। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, कुछ न कुछ गड़बड़ होगा इसमें, पकड़ते हैं, चलिए लाते हैं इसको, ये रहा। If an object is displaced by a distance x either towards or away from a plane mirror, then image will be displaced by the distance 2x either towards or away from the object। अभी तो बात चल ही रहा था, है ना। Calculate the distance traveled by an image with respect to the object if it is moved towards the mirror through a distance 4 मीटर। ये रहा, देखिए अब यहाँ से ऊपर में भी था तो उसमें आंसर वही आता, देख लीजिए, है ना। यहाँ जो ऊपर में एक प्रॉब्लम डाला हुआ था, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन इमेज विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन मिरर इफ ऑब्जेक्ट इज मूव टुवर्ड्स द मिरर थ्रू अ डिस्टेंस 5 मीटर। तो ये बोला ना कि इधर जो है यहाँ ऑब्जेक्ट था, अब ये 5 मीटर इधर चला गया, यानी ओ हो गया, ये ओ डैश पर आ गया, तो जाहिर बात है जब ये ओ पर था तो इसका इमेज इधर आई पर बन रहा था, आई पर। अब ये 5 मीटर चला गया मिरर के साइड में, तो जाहिर सी बात है इमेज भी भटक करके आ जाएगा आई डैश। क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, यानी ये भी कितना दूरी पर बनेगा, इधर से 5 मीटर पर बनेगा। इधर से जाएंगे तो ये मिरर की तरफ कितना दूरी से आएगा, देखिए 1 मिनट, ये यहां से 5 मीटर मिरर की तरफ आएगा, इधर से 5 मीटर ऑब्जेक्ट को मिरर के या मिरर से परे ले जाएंगे तो वही घटना घटेगा इस जगह पर भी, क्योंकि इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हर हाल में ये होने वाला है, आंसर आ जाएगा 5 मीटर। नेक्स्ट, यहां गड़बड़ हो रहा है, यहां पकड़ना है। If an object is displaced by a distance x either towards or away from a plane mirror, then image will be displaced by distance 2x with respect to the object, है ना। कैलकुलेट द, इसी पर एक प्रॉब्लम है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन इमेज विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट इफ ऑब्जेक्ट इज मूव टुवर्ड्स द मिरर थ्रू अ डिस्टेंस 4 मीटर। हो गया, पूरा तो हो जाएगा, देखिए यहाँ बैठा है ना। अब एक काम करते हैं, इसको क्लियर करने के लिए हम लोग इसको x लिखते हैं, और ये रहा x डैश। अब ये रहा मिरर m, यहां से ऑब्जेक्ट जो है वो कह रहा है कि जा रहा है कितना, क्योंकि देखिए अगर डिस्टेंस चल रहा है मिरर या मिरर से, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चल रहा है मिरर की तरफ, या अरे इमेज थोड़ी चलेगा, है वो तो नकली है, वो तो इमेजिनरी है, चलेगा तो ऑब्जेक्ट ही, इसका प्रभाव इमेज पर पड़ने वाला है। तो यहाँ असली नहीं मान लेना है, एकदम खो नहीं जाना है, जो रियलिटी है कभी भी जिंदगी में ऐसा करना नहीं चाहिए। जो जो ऐसा करता है बड़ा दिक्कत होता है उसको। तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इमेज विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट इफ ऑब्जेक्ट इज मूव टुवर्ड्स द मिरर थ्रू अ डिस्टेंस 4 मीटर। ये पता चल जाएगा, ये चला 4 मीटर। अब पहले के दृष्टिकोण से यहां जो इमेज का डिस्टेंस जो भी रहा होगा उतना ही दूरी पर यहां इमेज बना था,
अब इसका मूवमेंट है x के तरफ और इसका मूवमेंट उतना ही दूरी 4 मीटर ऐसे आएगा, है ना, 4 मीटर इधर जाएगा मिरर की तरफ। लेकिन पूछ रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, नॉट, यहां ध्यान देना है किसके, ऑब्जेक्ट के तुलना में। अच्छा अब काम करते हैं तो डेल एक्स निकालते हैं। तो ये जो इमेज है वो यानी ऑब्जेक्ट जा रहा है किधर, एक्स की तरफ, कितना गया 4 मीटर हो गया, और इमेज जा रहा है एक्स डैश की तरफ। तो चेंज इन पोजीशन निकाल रहे हैं। तो ये देखिए डैश के तरफ है, डिस्प्लेसमेंट के जैसा बिहेव करेगा, तो ये -4 मीटर, है ना। माइनस इसलिए हुआ क्योंकि एक्स डैश की तरफ है, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, यानी 8 मीटर आंसर हो जाएगा। तो अगर ये x है तो विद रिस्पेक्ट टू इमेज जो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में घूमेगा तो x माइनस माइनस एक्स बराबर 2x। तो इसको खाली देखना है, खाली ये मिरर आ जाता तो वही आंसर रह जाता, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा था, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। नेक्स्ट में चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। If a plane mirror moves a distance x towards or away from the object, the image will move a distance 2x from the object और mirror को अभी यहाँ एक क्वेश्चन के लिए ऐसा लिखा गया है, वही चीज रिपीट है। Calculate the distance traveled by an image if mirror is moved towards the object through a distance 1.5 मीटर। अब वो पहले जैसा क्यों बोले, देखिए कैसे बोला गया, इसके पीछे तथ्य है। अभी यहां मिरर है, ठीक, मिरर का पोजीशन ये है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन ये है, ये रहा इमेज का पोजीशन, हो गया। अब इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना, सीधा घर का गवाह ही भाग जाए तो जाहिर सी बात है, यानी गवाह गया मतलब जेल जाना तय। तो यहाँ ये तो रेफरेंस फ्रेम, मेन तो रोल इसी का है। तो यहाँ ये रहा आपका, मान लिया जाए कि 5 मीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा, इधर से 5 मीटर की दूरी पक्का हो गया। लेकिन यहां क्या होगा कि यदि ये x दूरी इधर चला आता है ऑब्जेक्ट की तरफ या ऑब्जेक्ट से परे चला जाता है, तो ये मिरर जो है m डैश पर आया, तो आपको ये समझना है कि मिरर ऑब्जेक्ट के नजदीक नहीं आया, ऑब्जेक्ट मिरर के नजदीक आ रहा है। यानी ये जो है डिस्प्लेसमेंट ये किया किसने, ऑब्जेक्ट ने किया, हो गया। अब ऑब्जेक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है इमेज भी क्या होगा कि इधर x आएगा। अब जरा सा यहां देखना है x और x डैश, चेंज इन पोजीशन निकालिए। तो चेंज इन पोजीशन इधर से हुआ x और ये जा रहा है इधर से, ये जा रहा है x, है ना, ये जा रहा है x और एक जा रहा है x डैश। यानी यहां देखिए ऑब्जेक्ट गया इधर, मिरर ही आ रहा है, लेकिन हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट गया किसके नजदीक, मिरर के नजदीक, तो ये गया x की तरफ, तो इमेज जो है इधर आएगा, तो इसका डायरेक्शन डैश हो गया, माइनस माइनस एक्स और माइनस माइनस, ये रहा 2x हो गया। इसीलिए ऐसा बोला जा रहा। यहां कहावत है, खेत खाए गधा मार खाए, जो रहा चाहे जो भी हो, यहां ऑब्जेक्ट मार खाएगा और इमेज मार खाएगा, सिंपल सा बात। मिरर का मूवमेंट होगा, लेकिन हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा है। आनी यहां देखिए क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन इमेज इफ मिरर इज मूव टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस 1.5 मीटर। तो जब मिरर डिस्प्लेस कर गया तो इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट का मान 2 गुना 1.5 मीटर, अर्थात आंसर आ गया कितना, 3 मीटर। ये रहा 3 मीटर आंसर, ये था। तो ध्यान रहे कि जब मिरर को आप मूव करते हैं तो नाम वहां आएगा ऑब्जेक्ट का, है ना, ऑब्जेक्ट, और असर पड़ेगा इमेज पर। अब आता है नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट में आते हैं, और ये रहा एवन ऑब्जेक्ट अप्रोचेज और रिसाइड। अप्रोचेज मतलब की तरफ जाना, रिसाइड मतलब पीछे हटना। तो एवन ऑब्जेक्ट अप्रोचेज और रिसाइड फ्रॉम द प्लेन मिरर विद वेलोसिटी v, then image also moves
इन द सेम मैनर फ्रॉम द मिरर विद वेलोसिटी। देखिए यहां मिरर गवाह है, मिरर गवाह है यहां, है ना। तो क्या बोले कि यहां इस तरह से अगर मिरर है और ऑब्जेक्ट जो है वो v वेलोसिटी से o डैश की तरफ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है पहले i उतना ही दूरी पर था, अब ये भी v वेलोसिटी से किधर जाएगा, मिरर के तरफ जाएगा। लेकिन अगर ये पूछेगा कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट के तरफ कितना वेग से जा रहा है, तब हम लोग हाँ एक डायमेंशन वाला वेक्टर साइन देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बराबर होता है। ठीक, तो सीधे आप भी लिखिए, कभी मैकेनिक्स में जब आप वेक्टर का चर्चा होगा तो ये सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग जो है यहाँ x हो गया और ये हो गया x डैश, तो जब तक विद रिस्पेक्ट टू इमेज ऑफ मिरर बोला तब तक तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब ये बोलेगा कि इमेज ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितना वेग से जा रहा है, तो यहां देखिए क्या होगा, डेल v इज इक्वल टू इसका मोमेंट x के तरफ है ऑब्जेक्ट का, है ना, और इमेज का मोमेंट x डैश के तरफ है, तो ये रहा माइनस v, तो डेल्टा v बराबर v प्लस v यानी 2v। आगे आंसर, है ना। अब इसी में कह रहा है कि एक आदमी मिरर के तरफ एक स्पीड से जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड, with what speed does the approaches his image। तो जाहिर सी बात है ये 3 मीटर प्रति सेकेंड से जा रहा है, तो इमेज के प्रति कितना आने, विद रिस्पेक्ट टू इमेज कितना जाएगा, आने मिरर गायब है, मतलब डेल्टा v बराबर 2v, मतलब 2 गुना 3 मीटर पर सेकेंड, अर्थात ये रहा आंसर आ गया। अब आता है नेक्स्ट ये रहा, if both the plane mirror and object are moved by a distance x each in opposite direction, the image will be displaced by a distance 3x in the direction of the mirror। yes, थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत है। एक प्लेन मिरर है, आवर वाले में क्या कर रहा है कि या तो यहां नहीं बोल रहा है टूवर्ड्स, और अभी यहां सीधे बोल रहा है कि अगर प्लेन मिरर और ऑब्जेक्ट घूमता है, चलता है x डिस्टेंस से, ईच इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी ऑब्जेक्ट जा रहा है मिरर के दिशा में और मिरर आ रहा है ऑब्जेक्ट के तरफ, या मिरर अभी जा रहा है ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है परे, तो द इमेज विल बी डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस 3x इन द डायरेक्शन ऑफ मिरर। अब देखिए यहां मामला क्या है, यहां आपको बताया गया कि भाई अगर आपने मिरर को डिस्प्लेस किया, ये डिस्प्लेस किया, तो इमेज जो बन रहा था ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये इमेज पहले बेचारा यहां था, तो ये पहले से पता है कि इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट था डेल x, वो x प्लस x, जो x प्लस x कैसे आया था, x और माइनस x बराबर 2x आया था। तो अब तो ये तो होगा ही 2x मिरर के वजह से, प्लस ऑब्जेक्ट भी ना शैतानी कर रहा है, ये भी मिरर के तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब ये मिरर के तरफ फिर x न जाएगा जी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट रानी x नेट जो होगा इमेज का वो हो जाएगा 2x प्लस x आनी 3x हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अब यहां देखिए क्या है, calculate the distance traveled by both a plane mirror and object towards each other at a distance 2.5 मीटर। अब उसको गुना कीजिए, देखिए कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2.5 मतलब कितना हुआ भाई, 2.5 मीटर, 7.5 मीटर से ये डिस्प्लेस कर जाएगा। इसमें बहुत कुछ नहीं था, है ना, ये था आपका रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू, फिर से एक बार देख लीजिए, इफ द बोथ प्लेन मिरर एंड ऑब्जेक्ट आर मूव्ड बाय अ डिस्टेंस x, तो जहां आपने मिरर को छुआ समझ जाइए कि यहां जो है इमेज का डिस्प्लेसमेंट डबल होने वाला है, प्लस यहां ऑब्जेक्ट भी डिस्प्लेस कर रहा है टुवर्ड्स और अभी फ्रॉम द मिरर, तो उसका इंपैक्ट जब हम लोग मिरर को गवा रखे थे तो क्या था, x था,
तो x वो चलेगा और 2x ये चलेगा, तो मिरर के अलोंग जो है वो डायरेक्ट यानी नेट डिस्प्लेसमेंट का मान 3x हो जाएगा। और इस तरह से इस प्रॉब्लम का आंसर जो है ये आपका चला आएगा 7.5 मीटर। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का आने वाला है वो है कंपाउंड। यस, जरा सा इस पर है ना, कंपाउंड रिफ्लेक्शन। कंपाउंड रिफ्लेक्शन को ही कहा जाता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, है ना, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब इसमें से क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, दो मिरर को कंबाइंड करना है अलग अलग एंगल पर, है ना। एक तो ये आएगा, दूसरा रेंज ऑफ व्यू, जिसमें से हम लोग जानेंगे कि अपना संपूर्ण इमेज दिखने के लिए कितना हाइट का मिरर रखेंगे। दीवार का पूरा हाइट अगर देखना है तो मिरर का हाइट कितना होगा, बाकायदा इसको प्रूव किया जाएगा, प्रूव करके आपको समझा दिया जाएगा। और जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन में नंबर ऑफ इमेजेस क्रिएट होते हैं उसकी भी चर्चा की जाएगी। ये संपूर्ण एक्सप्लेनेशन का अंतिम वीडियो होगा, ठीक। अब इसके बाद स्फेरिकल मिरर ये लाया जाएगा। स्फेरिकल मिरर्स में से थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि उससे जुड़ा हुआ लेंस के बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार और शुभ रात्रि।